नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के लाइव में। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, हालांकि आज ऐसा कुछ बहुत हॉट टॉपिक नहीं है, मतलब जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से अगर बात करें तो वही एक ट्रंप का जो कहानी चल रही है। तो अब हालांकि ये हो गया है कि अमेरिका के अंदर एक खुल के बहस शुरू हो गई है कि ये ट्रंप जो कर रहा है इसका लॉन्ग टर्म में अमेरिका और अमेरिकन्स के ऊपर इफ़ेक्ट क्या पड़ने वाला है। सर्वेश्वर जी राम राम। तो ये होना था और ये होगा, और जो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अमेरिका का जो एक पूरा डिसमेंटलिंग है इकोनॉमी की, वो चल रही है। और क्योंकि अमेरिका एक नेचुरल कंट्री नहीं है, अमेरिका पाकिस्तान की तरह कह लीजिए, कनाडा की तरह कह लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की तरह कह लीजिए, न्यूजीलैंड की तरह कह लीजिए, ये एक आर्टिफिशियल कंट्री है। इसको बनाया गया, इसमें जो लोग रहते हैं वाइट यूरोपियंस, बेसिकली इनको यूरोप से ला करके बसाया गया। तो ये इस टाइप की कंट्रीज़ हैं, और ऐसी जो चीज़ें होती हैं आर्टिफिशियल, इनकी बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं होती है। जब तक इनके पीछे पैसा लगा हुआ है तब तक ये चलेंगी, उसके बाद ये कोलैप्स होंगी। तो अमेरिका का भी वही फेज़ आ रहा है कि जिसने पैसा लगा के खड़ा किया था, अब उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस कंट्री में अब और पैसा इन्वेस्ट करके रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमको जो रिटर्न्स चाहिए थे वो अब नहीं निकलेंगे यहाँ से। तो जो इनके मालिक हैं जिन्होंने इसको बसाया था, अब वो इसको डंप करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। वो कहानी है, वो मैंने आपको कल एक्सप्लेन की है। अब राहुल गांधी पे आ जाते हैं कि राहुल गांधी ने जो नौटंकियां की हैं तो वो क्या है। ये शायद मैं पहले भी आप लोगों को एक बार बोल चुका हूं कि 2024 का जब चुनाव हुआ, और उस समय जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थीं वो ये थीं कि मोदी 2 टर्म जीत चुके हैं और तीसरा टर्म किसी भी तरह ये ना आए, क्योंकि 2 टर्म में भारत की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ और जो इकोनॉमिक की कंडीशन और कैपेसिटी थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, और भारत एक ख़तरनाक लेवल पे आ रहा था। मतलब आप $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुके हैं, और ऐसा माना जाता है कि आज के सिनेरियो में अगर कोई कंट्री 5 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाती है, और पर्टिकुलरली इंडिया जैसे साइज़ की कंट्री जिसकी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और वो अगर 5 ट्रिलियन पे आ जाती है, तो वो अगर अपनी जीडीपी का आप समझ लीजिए 2.5-3% डिफेंस पे खर्च करने लगे, तो 5 ट्रिलियन का 3% आप लगा लीजिए, तो वो मेरे ख्याल से $150 बिलियन के ऊपर चला जाएगा। तो $150 बिलियन मतलब आज हमारा जो रक्षा बजट है वो 70-75 बिलियन है। तो उससे सीधा डबल। तो उससे आप समझ सकते हैं कि भारत की मिलिट्री कैपेसिटी क्या हो जाएगी। $5 ट्रिलियन पे आज की डेट में ये हालत है कि हमारी एक आवाज़ पे 120-25 देशों का जो कलेक्टिव है, एक समूह है जिसको कि ग्लोबल साउथ कहा जाता है, तो वो मोदी जी की एक आवाज़ पे खड़े हो जाते हैं। तो 5 ट्रिलियन के बाद ऐसा हो जाएगा कि इंडिया को रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये किसी के कंट्रोल में रह नहीं जाएगा देश, ये किसी दबाव में काम नहीं करेगा, ये किसी की सुनेगा नहीं। ये एक प्रॉब्लम वेस्टर्न लीडर्स की थी। तो ये डिसाइड हो रहा था वहाँ पे कि ठीक है, भारत को ग्रो करना है, लेकिन इसको धीरे धीरे अब आगे बढ़ने दो। और धीरे धीरे आगे तब बढ़ेगा कि जब ये मोदी की जो एक कंटिन्यूस गवर्नमेंट बनी हुई है, एक जैसी पॉलिसी लगातार चला रही है, इसको जब डिरेल करो तो क्या होगा कि गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। कोई 5 साल के लिए भी सरकार आके इसको डिरेल करके चली जाए तो फिर इनको पटरी पे लाने में 5 साल लगेगा, और फिर आगे बढ़ाने में 5 साल लगेगा। तो कुल मिला करके 15 साल फिर वेस्ट होंगे इंडिया की। और करप्शन और दुनिया भर की चीज़ें जो हैं उसके चक्कर में क्या है कि एक कांग्रेस की गवर्नमेंट 5 साल रहेगी तो ये 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को खींच के वापस
तीन के आसपास ले आएगी। फिर अगली गवर्नमेंट जो आएगी उसको पटरी पे ला करके वापस उसको 4 पे लाना पड़ेगा, फिर वो उसको 5 पे ले जाएंगे। तब तक में फिर वो डिफेंस से लेकर के हर चीज़ में इतने गड्ढे खोद दिए जाएंगे 5 साल में कि आपको वो गड्ढे भरने में 5 से 7 साल निकल जाए। तो 2024 का एक एजेंडा सेट किया गया कि मोदी को किसी तरह से हरवाना है। तो उसके लिए आपने देखा होगा कि जॉर्ज सोरोस आता है और जॉर्ज सोरोस खुलेआम कहता है कि मैं $1 बिलियन या $2 बिलियन मैंने रखा हुआ है अलग से मोदी को हराने के लिए। और तमाम मीडिया हाउसेस से लेकर के सब कोई तैयारी करते हैं कि मोदी के अगेंस्ट में करना है। राहुल गांधी को आपने देखा होगा तो वो इंग्लैंड की, अमेरिका की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जा करके लेक्चर्स दे रहे होते हैं और तमाम बातें भारत के ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं और एक माहौल बना रहे होते हैं कि भारत की जो सरकार है वो बड़ी ख़तरनाक और बड़ी तानाशाह किस्म की सरकार है और भारत कंट्रोल में नहीं है, ऐसा है वैसा है। और भारत में ईवीएम हैक होती है, डेमोक्रेसी खतरे में है और भारत में मतलब चुनाव जो हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं होते। तो उसको लेकर के इन लोगों ने हंगामा करना शुरू किया और इन्होंने उसके लिए एक लाइन सेट की कि ईवीएम जो है वो गड़बड़ है और बीजेपी जीत रही है क्योंकि वो ईवीएम को मैनिपुलेट करती है और इससे ये जीत जाते हैं। अब यहाँ पे इंटेलिजेंस इनपुट्स भी बीजेपी को मिलते हैं काफ़ी सारे, जो गवर्नमेंट है ऑब्वियसली तो रॉ और आईबी और सारे इनपुट्स तो देश विदेश के। तो ये पता चलता है कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी काम नहीं कर रही है, या भारतीय जनता पार्टी जो है उसने पूरी डेमोक्रेसी और पूरे चुनाव आयोग को मैनेज कर रखा है और इसलिए यहाँ पे एक डिक्टेटरशिप है। यहाँ चुनाव नाम का होता है, बीजेपी हर बार जीतती है चुनाव क्योंकि इन लोगों ने चुनाव को वो कर रखा है, मैनेज कर रखा है। अब इस स्ट्रैटेजी के 2 एंगल्स थे। एक एंगल ये था कि अगर मान लो बीजेपी सच में चुनाव को किसी तरीके से मैनेज करती है तो इस प्रेशर को हम बना लेंगे मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में, तो बीजेपी पीछे हट जाएगी और पीछे हट जाएगी तो 2 बार ये चुनाव जीत चुके हैं मोदी, तो तीसरी बार तो एंटी इनकम्बेंसी ऐसी होगी प्लस बीजेपी थोड़ा सा डिफेंसिव होगी तो ये लोग 200 सीट या उसके नीचे चले जाएंगे और जोड़ तोड़ के दूसरी सरकार बनाई जा सकेगी। तो एक एंगल ये था। दूसरा एंगल ये था कि मान लो किसी तरीके से बीजेपी दोबारा जीत के आ जाती है, नहीं बीजेपी पीछे हटती है और जीत के आ जाती है, फुल मेजॉरिटी से आ जाती है, 300 सीटों के ऊपर ले आती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में पूरी दुनिया में ये फैलाया जाएगा कि भारत जो है वो रशिया और चीन की तरह एक तानाशाही है, डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप है। और उससे ये होगा कि आज की डेट में जो मोदी की एक छवि है पूरी दुनिया में और ख़ास तौर से ये ग्लोबल साउथ और दूसरे देशों में, उसको टारगेट किया जाएगा कि मोदी तो डिक्टेटर है और फिर उसका एक तरीके से इंडिया का और मोदी का बायकॉट करना शुरू कर दिया जाएगा वेस्टर्न कंट्रीज से और सैंक्शन और इस टाइप की चीज़ों के रास्ते खुल जाएंगे और भारत के अंदर दंगा फसाद, विरोध प्रदर्शन और दुनिया भर की चीज़ें कि मोदी माइनॉरिटीज़ के, अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ है और मोदी छात्रों के ख़िलाफ़ है और मोदी किसानों के ख़िलाफ़ है और अलग अलग तबके को उकसा के भड़का करके सड़कों पे लाके लगातार भारत में दंगे फसाद किए जाएंगे और सरकार अगर सख्ती से निपटेगी तो ये कहा जाएगा देखो हम लोग तो बोल रहे थे ये डिक्टेटर है और इन्होंने देखो इतने लोगों को वो कर दिया, ये कर दिया। जैसे कि आपको ध्यान होगा कि किसान आंदोलन का आज भी एक फर्जी नैरेटिव चलाया जाता है कि 700 किसान उसमें शहीद हुए। भगवान जाने कहाँ कौन मर गया, मतलब कोई अपने घर में हार्ट अटैक से पलंग पे पड़ा हुआ मर गया क्योंकि उस समय किसान आंदोलन चल रहा था और एक किसान अपने गांव में मर गया अपने घर में या किसी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मर गया, तो उसको भी इन लोगों ने गिन लिया कि वो किसान आंदोलन में शहीद हो गया। तो इस टाइप के नैरेटिव चलाने का इनका प्लान था कि अगर चुनाव जीत करके बीजेपी आ जाती तो ये चलाएंगे कि बीजेपी तानाशाह है, डिक्टेटर है और मोदी चुनाव जीता नहीं है, वो चुनाव मैनेज करके और ईवीएम और ये वो करके आया है।
लेकिन हुआ क्या कि बीजेपी ने एक थोड़ा सा इसमें एक स्ट्रैटेजिक गेम खेला कि इन्होंने अपनी सीट्स को खुद कम कर दिया। जब पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल नारा दे देते हैं चुनाव के पहले, अब की बार 400 पार। अब ये जो पूरा नेटवर्क है वेस्टर्न स्ट्रेटजी वालों का, ये उछल पड़ते हैं। इनको लगता है यस, पक्का कुछ ना कुछ मोदी और बीजेपी चुनाव को मैनेज करते हैं, वरना ये अब की बार 400 पार का नारा क्यों देते। और इन लोगों को फुल कॉन्फिडेंस हो जाता है कि इस बार तो बीजेपी को पक्का अच्छी खासी 300-350 के ऊपर सीटें आने वाली हैं, और हम लोगों को ये एजेंडा चलाना है कि बीजेपी डिक्टेटर है, मोदी डिक्टेटर है, और इन्होंने चुनाव को मैनेज किया। और आपको बताऊं तो जो इंटेलिजेंस इनपुट हैं कि करीब 150 से 200 आर्टिकल लिखवा के इन लोगों ने रेडी रखे हुए थे इसी टॉपिक के ऊपर कि कैसे भारत में डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है, कैसे भारत की डेमोक्रेसी को हाईजैक किया हुआ है मोदी ने और बीजेपी ने, कैसे अगले कई सालों तक बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता क्योंकि इन लोगों ने चुनावों का मैनेजमेंट और ये और वो दुनिया भर का चीज़ें कैसे कर रखी हैं। इन सब टॉपिक्स को लेकर के 150 आर्टिकल्स इन लोगों ने लिखवा के रखे हुए थे, और ज़्यादातर आर्टिकल इसमें से वो तथाकथित खान मार्केट गैंग वाले जो वामपंथी और इस टाइप के पत्रकार हैं, इनको 500-500 हज़ार डॉलर एक आर्टिकल का दे करके लिखवाया हुआ था। और तैयारी ये थी कि जैसे ही चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे और अगर बीजेपी के 300 प्लस चले जाते हैं नंबर्स, ये आर्टिकल धड़ाधड़ दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में जाना शुरू हो जाएगा, और मोदी को तानाशाह डिक्लेयर करके और एक एक करके यूरोप और अमेरिका के देश जो हैं वो भारत से एक तरीके से अपने जो संबंध हैं उनको तोड़ना शुरू कर देंगे। भारत को आइसोलेट करके रशिया टाइप एक साइड में कर दो कि कोई ट्रेड नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई डिप्लोमेटिक संबंध नहीं, इस टाइप का। और सेकेंडरी सैंक्शंस टाइप की चीज़ें लगा दो कि मोदी के साथ जो भी देश बातचीत करेगा, संबंध रखेगा, हम उससे भी संबंध तोड़ेंगे। तो वो उस टाइप का एक मामला करने की कोशिश कि पूरा इकोनॉमी से लेकर के सारी चीज़ें इंडिया की तोड़ देंगे अपन इस स्ट्रैटजी में। इस पूरे गेम में पार्टनर इनके थे कांग्रेस और अपोजिशन। तो आप लगातार देखेंगे कि उस समय पे कांग्रेस और पूरा अपोजिशन लगा हुआ था किसी भी तरह से ये साबित करने में कि ईवीएम हैक हुई, और इतनी बार इन्होंने ईवीएम की कहानी की, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इन लोगों को बोला कि हैकाथॉन है, हमने रखी है ईवीएम, आप लोग आइए और हैक करके बताइए कि कैसे हैक होती है। जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स और टेक्निकल लोग हैं वो बोल रहे हैं कि भाई ये मशीन में ऐसा कुछ है ही नहीं, ये इतनी एडवांस मशीन ही नहीं है कि इसको हैक किया जाए, ये कैलकुलेटर टाइप की बड़ी बेसिक सी मशीन है, इसको क्या हैक करोगे। और दूसरा, ना ये किसी तरीके का इसमें ब्लूटूथ, वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन ऐसा कुछ होता ही नहीं इस मशीन में। तो हैक करने के लिए आपको इस मशीन के अंदर घुसना पड़ता है, किसी भी मशीन में। आप उसमें कैसे घुसोगे? आप जैसे कंप्यूटर हैक कर सकते हैं, किसी का मोबाइल हैक कर सकते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि इन डिवाइसेस में ब्लूटूथ होता है, वाईफाई होता है, इंटरनेट होता है, किसी न किसी माध्यम से आप उस मशीन से कम्युनिकेट करना शुरू कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन के थ्रू आप उसके अंदर कोई प्रोग्राम या कुछ डाल के उसमें कुछ चेंजेस करके हैकिंग करते हैं। इस मशीन में ऐसा कुछ है ही नहीं, ये किसी चीज़ से कनेक्ट होती ही नहीं है, तो आप इसको हैक कैसे करेंगे? तो वो प्रोग्राम इनका फेल हो गया, वो हैकिंग वाला इन लोगों ने वो कर दिया। हालांकि आम पब्लिक के दिमाग में इन्होंने फिर भी एक थोड़ा सा कीड़ा डाल दिया कि यार ईवीएम में हो ना हो कुछ तो होता है, जबकि रिकाउंटिंग और सब कुछ इन लोगों ने करके देख लिया। हर जगह इलेक्शन कमीशन सही साबित हुआ, उसकी मशीनें सही साबित हुई, ये गलत कुछ साबित कर नहीं पाए। एक वोट भी ये गलत काउंटिंग में नहीं निकाल पाए कि ये देखो ये बीजेपी के नाम पे चढ़ा हुआ एक वोट ज़्यादा है और एक वोट जबकि मिला एक्चुअली कांग्रेस को था। इस टाइप का एक भी मामला ये नहीं साबित कर पाए। तो दूसरा फिर कहानी जो अडॉप्ट की गई वो ये की गई कि किसी तरीके से मोदी को डिस्क्रेडिट करना है, सरकार को डिस्क्रेडिट करना है, तो वो अभी भी एजेंडा चल रहा है।
अब उसी कड़ी में आप देखेंगे तो पहले तेजस्वी यादव वोटर आईडी को लेकर के एक हंगामा करते हैं और उसके बाद राहुल गांधी जो हैं वो कल आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने की कोशिश करते हैं कि वोटर आईडी जो है वो लोगों की फर्जी और फर्जी वोटर्स हैं और एक ही वोटर 4-4 जगह पे रजिस्टर्ड। उस पर इन्होंने जो 2-3 लोगों के एग्जांपल्स दिखाए हैं वो लोग आज मीडिया में भी आ गए हैं और सब कुछ है कि भैया लखनऊ का कोई बंदा है, उसने बॉम्बे में जॉब ज्वाइन की तो बॉम्बे में अपना वोटर आईडी अपडेट करवा लिया तो ऑटोमेटिक है कि लखनऊ वाली जो लिस्ट है वहाँ से नाम कट जाना चाहिए, कट गया होगा। उसके बाद वो बॉम्बे से बेंगलोर शिफ्ट हो गया तो उसने बेंगलोर में अपडेट कराया तो अब उसका बॉम्बे से भी नाम कट जाना चाहिए। और उसके बाद बेंगलोर में उसने 1-2 बार घर बदला तो उसने अपनी आईडी अपडेट की, एड्रेस अपडेट किया तो उसका हो सकता है जैसे कि विधानसभा सीट बदल गई। अब एक शहर के अंदर 7-8-10 विधानसभा सीटें होती हैं, आप एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में चले जाएंगे तो विधानसभा सीट हो सकता है बदल जाए आपकी, तो वोटर आईडी भी मतलब वोटर लिस्ट भी आपकी जगह जो है वो बदल जाएगी। इस टाइप का केस था। वो व्यक्ति आ गया टीवी पे और सब जगह वो इंटरव्यू दे रहा है, कोई आदित्य या क्या श्रीवास्तव करके है, तो वो इनकी पोल खुल गई है। अब इलेक्शन कमीशन इनको बोल रहा है कि आप शपथ पत्र पे ये सारे दावे जो हैं और सारे डॉक्यूमेंट आप जमा करो, हम जांच करते हैं कि कैसे गलत है। शपथ पत्र देने से ये भाग रहे हैं। तो भाई अगर आपकी रिसर्च पक्की है, पुख्ता है, तो आपको क्या दिक्कत है? आप दे दो शपथ पत्र कि भाई मेरी जानकारी है, मैंने रिसर्च की है, मैंने स्टडी की है। इन्हें पता है कि ये सब झूठ है, इनको सिर्फ झूठ फैलाना है। और अब जब सरकार है वो उस मूड में आ गई है कि तुम झूठ बोलोगे अगर बार बार तो अब तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और तुम अब कोर्ट में साबित करो कि जो कुछ तुमने बोला है वो सच है या झूठ है। और अब वो सरकार का और इलेक्शन कमीशन का मूड बड़ा क्लियर दिख रहा है। तो अभी राहुल गांधी भाग रहे हैं और शपथ पत्र को लेकर के इनसे जो सवाल किया जा रहा है तो उससे ये तिलमिलाए बिलबिलाए घूम रहे हैं। लेकिन कब तक भागेंगे? जैसे तेजस्वी यादव हैं, उनकी आवाज़ बंद हो गई है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का चस्का जो उनको था वो उतार दिया 2 मिनट में इलेक्शन कमीशन ने। उनको बोला है कि भैया तुम अपना जो वो वोटर आईडी दिखा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो आईडी दो, जरा हम पता करें बनी कहाँ से। क्योंकि फर्जी आईडी बनवाना अपने आप में अपराध है, उसमें 1-2 साल की जेल हो सकती हो। वैसे ही तेजस्वी यादव का भी ईडी वाला मामले कई सारे जो हैं वो चालू होने वाले हैं, तो जेल तो उनको जाना है आज नहीं तो कल। उसमें एक लिस्ट में नाम इनका ये भी जुड़ जाएगा कि ये फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फर्जी वोटर आईडी बनवा करके उसका हंगामा कर रहे थे। राहुल गांधी के साथ भी वही हो गया है। तो इनके साथ एक तो क्या है, राहुल गांधी आजकल हफ्ते में एक बार कोर्ट से गाली खाते ही खाते हैं। तो अब क्योंकि इनके 25-30 मुकदमे तो मुँहबाजी के हैं, जो इधर उधर मुँह चला देते हैं और उसके बाद मुकदमा हो जाता है, तो उनमें अब ऐसा हो गया कि कोर्ट्स का भी जो है इनके साथ पेशेंस ख़त्म हो गया है। और अब कोर्ट इनको जिस तरीके से ट्रीट कर रही है वो वही होता है कि जिसको पुलिस और कानून की भाषा में आदतन अपराधी बोला जाता है ना, हिस्ट्री शीटर। तो इस टाइप के लोग जो होते हैं हिस्ट्री शीटर, या जिनके ऊपर कई मामले या कई मुकदमे चल रहे होते हैं, तो पुलिस के पास बड़ा अच्छा सा एक चीज़ रहती है कि वो जब कोर्ट में इस टाइप के आदमी को ले जाती है पकड़ के, तो वो सबसे पहले कोर्ट को यही बोलती है, सर ये हिस्ट्री शीटर है, इसके ऊपर पहले से इतने मामले चल रहे हैं और अभी हमने इसको इस मामले में पकड़ा है। तो कोर्ट का 2 मिनट में माइंड क्या हो जाता है, ये साला है ही क्रिमिनल। तो फिर ना कोर्ट उसकी कुछ नहीं सुनती, फिर कोर्ट उसको उठा करके हाँ इसको जेल में भेज दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब कोर्ट एकदम से सख्त हो जाती है उस आदमी को लेके कि ये है ही क्रिमिनल, है ही अपराधी, इसको छोड़ेंगे, जमानत देंगे, ये फिर अपराध करेगा। इस टाइप की एक माइंडसेट कोर्ट्स की बन जाती है। और दूसरी ये कि इसको हम लीनियंट होकर के भी कि जमानत दे दो या ये कर दो, उसका भी कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये आदतन क्रिमिनल है, ये सुधरेगा ही नहीं। तो कोर्ट उस माइंडसेट की आ जाती है। और अब राहुल गांधी को लेकर के कोर्ट्स का वो माइंड बन रहा है कि यार इसके ऊपर 20-20, 25-25 मुकदमे चल रहे हैं। कभी किसको गाली दे देता है, किसी की इंसल्ट कर देता है, स्वतंत्रता सेनानी से लेके सरकार से लेकर के गृह मंत्री से लेके प्रधानमंत्री, लोगों की कास्ट, किसी भी चीज़ पे किसी को कुछ भी बक देता है। तो अब कोर्ट्स जो हैं वो थोड़ा सा राहुल गांधी को लेकर के सख्त होती जा रही हैं। दूसरा क्या है, इनको रिलीफ दे दो तो सोशल मीडिया पे जो विप्लैश आता है, जो असर पड़ता है, जो पब्लिक गालियां देती है, उसका डायरेक्ट टारगेट कौन बन जाता है? कोर्ट्स बन जाती हैं।
तो अजीब अजीब टाइप के लोगों ने शब्द ईजाद कर रखे हैं सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट्स के लिए और जजेस के लिए, माय लॉर्ड्स के लिए। तो वो एक प्रॉब्लम है। तो कोर्ट्स जो हैं वो थोड़ा सा राहुल गांधी को लेकर के कॉन्शियस हो गई हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि राहुल गांधी का कोई मामला हो तो कोर्ट उस पर बड़ा सख्त रिएक्ट कर रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट्स हो। और ऐसे में राहुल जी ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने खिलाफ एक नए मुकदमे की, एक नए मामले की बुनियाद रख दी है। हालांकि जो मैंने आपको बताया है कि ये जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये उस वेस्ट के एजेंडा और नैरेटिव को कंटिन्यू करने के लिए की है कि भाई अगर हम मोदी से जीत नहीं सकते हैं या मोदी को हरा नहीं सकते हैं तो कम से कम उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो उसकी इज्जत है और जो इमेज है, उसको किसी तरह से दागदार बना दो। ये पॉलिटिक्स में और वैसे भी एक बड़ा स्टैंडर्ड सा ऑपरेशन होता है कि कोई आदमी है और अगर आप उससे पार नहीं पा रहे हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी या उसकी ईमानदारी, इस टाइप की चीज़ों पे कोई ऐसा धब्बा लगा दो कि वहाँ से फिर वो संभल ना पाए। तो मोदी के साथ ऐसा है कि और कोई चीज़ तो मिलती नहीं है। जैसे कि नॉर्मली जो बड़े लीडर्स दूसरे होते हैं, तो एक आपने सुना होगा वर्ड हनी ट्रैप, वो बड़ा आराम से किया जाता है कि किसी महिला के साथ कोई फ़ोटोग्राफ्स और इस टाइप की चीज़ें और एक हंगामा वाला वो कर दिया कि देखो इनका तो इनके साथ अफेयर चल रहा है और ऐसा है वैसा है। तो वो हनी ट्रैपिंग, तो मोदी के साथ ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। दूसरा एक पॉलिटिक्स में आरोप लगता है करप्शन का कि ये देखो ये घोटाला या ये स्कैम हुआ। तो 10-12 साल हो गए हैं मोदी को प्राइम मिनिस्टर रहते हुए, कोई एक ऐसा मेजर स्कैम अभी तक मोदी की गवर्नमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट से निकल के सामने नहीं आया है कि जिसमें कहा जाए कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया। तो बचता क्या है? तो तीसरा फिर उन्होंने ढूंढ ढांड के यही निकाला है कि मोदी की क्रेडिबिलिटी है, इज्जत है। और इज्जत और क्रेडिबिलिटी ये है कि वो दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर है। आज मतलब आप अफ्रीका में चले जाइए और नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखा दीजिए, तो जंगल में बैठा हुआ अफ्रीका का एक आदमी जिसको शायद अपने देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के बारे में नहीं पता होगा, वो भी मोदी को देख करके तुरंत बोलेगा मोदी, इंडिया। ये उस आदमी की पहचान है कि मतलब पब्लिक जो आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन बहुत सारे देशों में अगर नरेंद्र मोदी भाई की विजिट है कि वो आने वाले हैं, तो अफ्रीका से लेकर के बहुत सारी कंट्रीज़ में इतना एक्साइटमेंट होता है कि मोदी हमारे यहाँ आने वाले हैं, मतलब हमारी कंट्री में कुछ अच्छा होगा। क्योंकि उनको डेवलपमेंट और बाकी सारी चीज़ों से कोई वो उम्मीद रहती नहीं है। अनाउंसमेंट्स इन कंट्रीज़ में बहुत बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन ज़मीन पे कुछ काम होता दिखता नहीं है। लेकिन मोदी की एक इमेज ऐसी बनी हुई है कि इंडिया और मोदी, अगर इन्होंने कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात की है और वादा किया है कि हम ये रोड बनाएंगे या हम ये हॉस्पिटल बनाएंगे या हम ये डैम बनाएंगे, तो उनको ये पता रहता है कि ये बनेगा। ये इंडियंस हैं और मोदी है, इनका प्रॉमिस है, ये होगा। ये मैं अपने इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे छोटी छोटी कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। तो आपने वो एक देखा होगा, वीडियो देखा होगा कोविड के बाद जब मोदी पपुआ न्यू गिनी मेरे ख्याल से वहाँ गए थे और उनका जो प्राइम मिनिस्टर है उसने एयरपोर्ट पे मोदी के पैर छुए थे। तो इस टाइप की मोदी की इमेज है, तो उसको तोड़ना है, ग्लोबली उसको तोड़ना है। और उसको तोड़ने के लिए दुनिया को ये बताना है कि मोदी जो है वो इलेक्शन फ्रॉड करके जीत के आते हैं। इलेक्शन फ्रॉड बोल दिया तो मतलब जो पॉपुलैरिटी है कि आज 75% इंडियंस मोदी को अप्रूवल रेटिंग कहा जाता है, तो उसमें आता है अभी कल परसों या पिछले हफ्ते स्टैटिस्टा करके एक मैगज़ीन है, उसने एक पोल या एक सर्वे रिलीज़ किया है, तो जिसमें कि मतलब वर्ल्ड के लीडर्स जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग क्या है। और उसमें नंबर 1 पे वर्ल्ड में नरेंद्र मोदी हैं विथ 75% अप्रूवल रेटिंग। और उसके बाद नंबर 2 पे जो भी लोग हैं वो सीधे मोदी से 15-20% नीचे से चल रही कहानी। इवन ट्रंप जो है वो तीसरे चौथे 5वें नंबर पे हैं 45-40% की रेटिंग के साथ। तो मोदी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो मोदी का क्रेडिबिलिटी है, मोदी की पॉपुलैरिटी है। और
जन समर्थन जिसे कहा जाता है वो है। तो उसको तोड़ना है और उसके लिए भारत की लोकतंत्र को, क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करना है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, दूसरी एक चीज़ हो रही है, आप समझिए, बहुत एक ख़तरनाक डेवलपमेंट पूरी दुनिया में हो रहा है। और वो ये हो रहा है कि अफ्रीका के अंदर एक अवेयरनेस खड़ी हो रही है धीरे धीरे। अभी तक ऐसा होता था कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़, कहीं पे इंग्लैंड, कहीं पे फ्रांस, कहीं पे अमेरिका, कहीं पे कोई कंट्री स्पेन, कहीं पे जर्मनी, अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर हावी रहते थे। उनको दुनिया भर की एड वगैरह दे करके और एक फर्जी टाइप का इलेक्शन हो जाता था और अपने किसी फेवरेट आदमी को वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनवा के और उसकी गवर्नमेंट से अपने पक्ष में नियम वगैरह, रूल्स वगैरह बनवा करके और उनकी जो नेचुरल रिसोर्स है, कहीं सोना निकल रहा, कहीं डायमंड निकल रहा, कहीं यूरेनियम निकल रहा, कहीं आयरन निकल रहा, कहीं बॉक्साइट निकल रहा है, कहीं कुछ निकल रहा है, वो सब ये औने पौने रेट पे अपनी कंपनीज़ को बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवा करके और अपनी कंट्री में ले आते थे और दुनिया भर में बेचते थे और अरबों खरबों कमाते थे। और वो कंट्रीज़ जो हैं उनको मतलब चवन्नी अठन्नी टाइप की रॉयल्टी मिल रही है। जो वहाँ प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है, जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसको बढ़िया 1 रुपये का कमीशन मिल रहा है। उसकी फैमिली फ्रांस में और जर्मनी में और अमेरिका में बड़े बड़े मकानों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं। और यहाँ जो पब्लिक है आम, उसके देश का लोहा, सोना, डायमंड, हर चीज़ लूटी जा रही है, वो भिखारी बने बैठे हैं। ये स्थिति थी। अब अफ्रीका में अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है और कई कंट्रीज़ से, जैसे बुर्किना फासो और कुछ कंट्रीज़ में बगावत टाइप की हो गई। वहाँ पे आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया और बुर्किना फासो पे कंट्रोल था फ्रांस का। फ्रांस की आर्मी से लेके एम्बेसडर तक सबको उन्होंने गन पॉइंट पे बाहर निकाल दिया कंट्री से। और इनकी कंपनीज़ को भी बोला कि तुम लोग तुरंत अपना सब सामान पैक करो, निकल जाओ, तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है। तो बुर्किना फासो ने किया और भी कई कंट्रीज़ में इस तरह के तख्ता पलट हो रहे हैं और लगातार सब चीज़ें हो रही हैं। इंडिया की इमेज बहुत अच्छी है अफ्रीका के अंदर। अब ये जो यूरोपियन और वेस्टर्न कलेक्टिव है, इनको टेंशन इस बात की है कि अगर इंडिया की इमेज अच्छी है और सब कुछ है, तो कहीं इंडिया से ये डेमोक्रेसी न सीख जाएं। और अगर इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी सीख गए तो ये जो खरीदे हुए नेताओं के थ्रू हम अफ्रीका की अलग अलग कंट्रीज़ को लूटते थे, ये परमानेंटली बंद हो जाएगा अगर अफ्रीका वालों को असली डेमोक्रेसी का स्वाद लग गया तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि इंडिया का जो प्रभुत्व बढ़ रहा है अफ्रीका के अंदर, उसको ख़त्म करना है। तो उसके लिए मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसे ख़त्म करो। तो अब आपको समझ में आएगा कि ये जो तेजस्वी यादव या ये जो राहुल गांधी ये चुनाव आयोग के ऊपर उल्टी सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच्चा झूठा बकवास कर रहे हैं, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब जैसे आज राहुल गांधी ने ये जो की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये ऐसा क्यों है कि हमारा अमेरिका के साथ एक टेंशन चल रही है, उसके बीच में इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो चुनाव तो अब 2029 में होने हैं लोकसभा के। बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव में राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई रोल तो है नहीं। तो राहुल गांधी ने इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना हंगामा वोटर लिस्ट का और इसका उसका, और उसमें भी वो एग्जाम्पल जो दे रहे हैं, वो एग्जाम्पल कहीं महाराष्ट्र का दे रहे हैं, कहीं कर्नाटक का दे रहे हैं, कहीं यूपी का दे रहे हैं, जहाँ पे कोई चुनाव नहीं। तो ये इंडिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ही नहीं। ये मसाला इन्होंने दिया है इंटरनेशनल मीडिया को कि आज से 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद इनके यही आरोप और इन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को आधार बना करके तमाम आर्टिकल्स जो उन्होंने बनवा के रखे थे, अब उनमें थोड़ा सा करेक्शन करके कि इंडिया का लीडर ऑफ अपोजिशन भी आरोप लगा चुका है कि भारत में चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं होते हैं और वोटर लिस्ट में धांधली होती है। ये वो वाला एंगल है, क्योंकि अब भारत का जो कद बढ़ रहा है, आपकी समझ लीजिए कि इकोनॉमी जो
अच्छा, मैं आपको बड़ा एग्जांपल छोटा सा देता हूँ, आपको सिंपल तरीके से समझ में आएगा। भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, अमेरिका की पॉपुलेशन 30-35 करोड़ है, तो भारत की पॉपुलेशन अमेरिका से सीधी सीधी 4 गुना ज़्यादा है। ठीक, भारत में जो पर कैपिटा जीडीपी है वो अराउंड $3000 मान लीजिए आप, 2200-2500 या $3000 पकड़ लीजिए, मैं हायर साइड $3000 पकड़ लेता हूँ कि $3000 सालाना भारत की जीडीपी है प्रति व्यक्ति, पर हेड, पर कैपिटा। अब अमेरिका की पर कैपिटा जीडीपी जो है वो 60-70-80 हज़ार डॉलर होगी। ठीक है, अब अमेरिका की पॉपुलेशन 35 करोड़ है और उनकी जीडीपी पर कैपिटा कितनी है, $80,000 है, भारत की 3000 है। अब अगर हम 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी हैं, वो 26-27 ट्रिलियन के हैं। अब अगर हम अपनी पर कैपिटा जीडीपी को बढ़ा करके $3000 से $30,000 तक भी ले आएँ, अमेरिका 80,000 पे है, हम 30,000 पे भी ले आते हैं, तो कितना हो गया पर कैपिटा जीडीपी? हमने बढ़ाई कितनी, 10 गुना बढ़ा ली, 3000 से 30,000 कर ली। तो हमारी जीडीपी जो आज 4 ट्रिलियन की है वो कहाँ चली जाएगी, वो 40 ट्रिलियन पे चली जाएगी। अमेरिका की कितनी है, 25 ट्रिलियन है। तो अभी हमारे पास ऊपर जीडीपी को ले जाने का बहुत स्कोप बाकी है, और हम ऊपर उठ गए तो इनसे बहुत ऊपर उठ जाएंगे, ये इनको खतरा है। अब ये आपसे पॉपुलेशन में जीत नहीं सकते हैं, आपसे और बहुत सारी चीज़ों में जीत नहीं सकते हैं। इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि अमेरिका हो या यूरोप हो, वहाँ पे इंडियन वर्कफोर्स के बिना ये बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, चाहे वो नासा हो, चाहे वो इनकी सिलिकॉन वैली हो, आईटी कंपनीज़ हों, या यूरोप अमेरिका के अंदर जो डॉक्टर्स हैं टॉप के, वो सारे इंडियंस। तो इनको कैपेसिटी या कैलिबर मालूम है इंडियंस का, कि ये अगर इनको अपनी कंट्री के अंदर बराबर मौके वगैरह मिल गए तो क्या होगा। इसलिए आप देखोगे तो एक चिरकुट टाइप का नेता जो है वो कास्ट पॉलिटिक्स, जाति की पॉलिटिक्स या लैंग्वेज की पॉलिटिक्स, राज ठाकरे जैसा फालतू आदमी जिसके पास कोई सीट वीट नहीं है, वो अचानक से भाषा को लेकर के एक बवाल खड़ा कर लेता है। तो आप सोच के देखिएगा कि मतलब, मैं पहले भी बोला है कि आपको एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, 10 लोगों को बुलाना है, तो उसके लिए आपको 20-25 हज़ार 30 हज़ार का बजट लग जाता है। भले परिवार के लोग आ रहे हों तो 10-15 हज़ार तो फिर भी खर्चा हो जाएगा, भले सब कुछ खाना वाना घर में बनाओगे आप तो भी। ये लोग इतना आंदोलन फांदोलन करते हैं, पैसा कहाँ से आता है? तो उसके पीछे कारण यही है कि भाषाओं का विवाद इंडिया में चलता रहे, कास्ट का विवाद चलता रहे। कास्ट से क्या निकलता है? कास्ट से निकलता है आरक्षण, रिजर्वेशन। इसका मतलब क्या है कि जो आपके यहाँ डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो कि दिमाग से बहुत स्ट्रांग हैं, जो बहुत पढ़ाई लिखाई में तेज़ कैंडिडेट्स हैं, हो सकता है कि उनको कोई चांस ही ना मिले, किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन ना मिले, बड़ी जॉब में एंट्री ना मिले, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो क्लियर ना कर पाएँ, क्योंकि वो रिजर्वेशन के कारण वो जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उनको नहीं मिलेगा। तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि फिर ये लोग अपना आगे की पढ़ाई या जॉब के लिए कहाँ जाएंगे? ये फॉरेन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। वो कहानी वो रोकना चाहते हैं। तो इसलिए वो ये रहता है कि कास्ट पॉलिटिक्स और इस टाइप की चीज़ें जो हैं ये इंडिया में फैला के रखो, क्योंकि जितना जातिवाद की पॉलिटिक्स चलती रहेगी, इंडिया कभी आरक्षण को हटाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तो आपके साथ ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर एक लगाम लगी हुई है, आपको 50 तरह आपके मतलब लगाम भी लगी हुई है, आपके हाथ पैर सब में रस्सियों के फंदे बांध के रखे हुए हैं, मतलब कदमों में आपके बंधन है, सब कुछ है। कहीं पे वो माइनॉरिटी का, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाता है, कहीं पे हिंदू क्रिश्चियन का कन्वर्ट हो रहे हैं लोग, आपने उसको रोकने का कानून बना दिया तो तुरंत हंगामा हो जाएगा कि ईसाइयों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो कहीं पे आपकी ये जातियों वाला खेल खेला जाएगा, तो कहीं पे आपके साथ लैंग्वेज वाला खेल खेला जा रहा है, तो कहीं पे ऐसा है कि आप कोई डैम बनाने जा रहे हैं तो एनजीओ आकर के मुकदमा कोर्ट में कर देंगी कि ये तो एनवायरनमेंट बर्बाद हो जाएगा, पर्यावरण को सत्यानाश कर रहे हैं, ये मतलब
ये हो चुका है, मतलब इतने केसेस हो चुके हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपके ऊपर कहीं कश्मीर में कश्मीरियों का टेररिज्म, कहीं खालिस्तानियों का टेररिज्म, कहीं नक्सलियों का टेररिज्म, कहीं पे आपका नॉर्थ ईस्ट वालों का टेररिज्म, साउथ में वो तमिल उनका एक अलग मामला चलाते रहते हैं कभी कभी बीच बीच में वो। तो आपको एक मुसीबत नहीं है, उसके बाद अगर कोई हरकत हो जाती है तो वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। जी भारत में तो ह्यूमन राइट्स नहीं है, महिलाओं के अधिकार नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। एक कहीं कोई रेप टाइप की घटना हो जाती है तो ये हो जाता है कि भारत तो रेप कैपिटल बन गया है यहाँ पे, जबकि आप 1 लाख पे इंडिया में किसी भी क्राइम का आंकड़ा निकाल लीजिए और उसको अमेरिका से यूएस से कंपेयर करिए कि 1 लाख की पॉपुलेशन पे वहाँ पे यही क्राइम्स कितने होते हैं। वो हमसे कम से कम 8 से 10 गुना ज़्यादा। लेकिन आपके लिए दुनिया भर की चीज़ें, मतलब हंगर इंडेक्स निकालेंगे, उसमें बताएंगे कि पाकिस्तान से आप 10 पायदान नीचे हंगर में। हैप्पीनेस इंडेक्स पाकिस्तान आपसे बहुत ऊपर है। फ्रीडम ऑफ प्रेस अफ़गानिस्तान आपसे ऊपर है फ्रीडम ऑफ प्रेस में, जबकि यहाँ पे मीडिया जो है सुबह से शाम तक पिछले 12 साल से पानी पी पी करके मोदी को हर तरह की गाली दे चुका है, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस में भारत का नंबर नहीं लगता। तो आपको टारगेट हर तरह से वो कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, और बावजूद इसके आप ऊपर उठते जा रहे हो। बावजूद उसके आपकी जीडीपी आगे बढ़ रही है, आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, और आपकी जो लीडरशिप उसकी कम से कम दुनिया में 190 कंट्रीज़ हैं, उसमें से ग्लोबल साउथ में 125 कंट्रीज़ हैं। तो दुनिया की आधी से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो आंख बंद करके आपके प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़ी हैं। ये चीज़ जो है वो उनको समझ में नहीं आ रही है कि क्या किया जाए। तो उनको ये लगता है कि यार किसी तरीके से ये मोदी का जो इमेज है इसको डेंट करो, तोड़ दो, क्योंकि बाकी तो इन लोगों ने पूरा सेटअप बना रखा था और 75 साल से वो इन चीज़ों को यूज़ करके इंडिया की पूरी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को रोके हुए थे। लेकिन ये मोदी के कारण क्या हो रहा है कि ये चीज़ें काम नहीं कर रही। इन्होंने वो शाहीन बाग करके देख लिया, इन्होंने वो किसान आंदोलन करके देख लिया। इनको लगा कि वो शाहीन बाग वाला जो मामला है वो हिंदू मुस्लिम इशू है, तो वो हर स्टेट में ऐसे धरने बैठ जाएंगे और आगे चल के उससे कम्युनल राइट्स और वायलेंस शुरू हो जाएगा। इन्होंने बड़ा स्ट्रेटजिक तरीके से चुना कि दिल्ली में एक मेन रोड जो है, जो दिल्ली की मेन ट्रैफिक वाली रोड है, उसी को जाम कर दो कि दूसरे स्टेट से जो लोग दिल्ली आते हैं उसी रोड को जाम कर दो। तो शाहीन बाग जहाँ बैठा था वो यूपी से उस साइड से जो रास्ता मेन दिल्ली में आता है वो शाहीन बाग से होके गुजरता है, उसको ब्लॉक कर दिया। लोगों को 30-40 किलोमीटर घूम करके दूसरे रास्ते से दिल्ली जाना पड़ रहा था। ऐसे ही पंजाब हरियाणा साइड से, राजस्थान साइड से जो रास्ते आते हैं वो जिस रास्ते से जाते हैं उसको ब्लॉक करके ये लोग बैठे हुए थे किसान आंदोलन में। और इनकी उम्मीद ये थी या प्लानिंग ये थी कि पूरे इंडिया में मेन जो चौक पॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ से मेन रोड्स गुजरती हैं, उनमें ये धरने बैठ जाएंगे, लोग निकल आएंगे सड़कों पे और बवाल हो जाएगा और पूरे देश को हम सत्ता परिवर्तन कर देंगे। अभी भी कोशिश ये हो रही है। अब अगर आप देखेंगे तो एक वो खान सर है बिहार का, वो एक्टिवेट होकर के रखा हुआ है, वो छात्रों को उंगली कर रहा है। अभी भी बहुत सारे नमूने आते हैं, मेरी भी पोस्ट पे आके रोज़गार नहीं है। अब कोई मेरे से बहस कर रहा था, मैंने बोला भाई सरकारी नौकरी ही तुम्हारी नज़र में रोज़गार है क्या? मैंने उनको एक एग्जाम्पल दिया कि मैंने बोला भाई मेरे शहर में कम से कम 25 ऐसे हैं जिनके समोसे 5,000 बिकते हैं दिन के। 10 रुपये का एक समोसा है और कम से कम एक समोसे पे वो 5 रुपये कमा रहा है, मतलब 20-25 हज़ार रुपये दिन के कमाता है। वो रोज़गार नहीं है क्या? तो वो बोलते नहीं, वो तो 40 साल से दुकान है। हमने बोला तुम आ जाओ, हम तुमको 10 ऐसी दुकानें दिखा देंगे जो कि दिन का 1 लाख रुपए का धंधा कर रहे हैं, यही खाने पीने की चीज़ का। और पिछले 10 सालों में उन्होंने दुकानें खोल करके पूरा बिजनेस सेटअप किया। और मेरा शहर बहुत छोटा सा शहर है जबलपुर, मैं किसी बम्बई या दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ। तो रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तुम्हारी नाकाबिलियत है कि तुमने
डिसाइड कर रखा है कि एक फालतू की डिग्री बीए या बीकॉम की तुम कर लोगे जिससे तुम्हें कोई चपरासी भी नहीं रखेगा, क्योंकि उस डिग्री में तुमको कुछ सिखाया ही नहीं गया। और उसके बाद तुमको लगता है कि अब मैं तैयारी करके और एग्ज़ाम दे करके कम से कम किसी न किसी सरकारी नौकरी में लगूंगा, वो मुझे नहीं मिल पा रही है तो देश में रोज़गार नहीं है। तो भाई सरकार तो बहुत तेज़ी से हर चीज़ को कंप्यूटराइज कर रही है, वो तो चाहती है सरकारी नौकरियां कम करना, हर सरकार का मकसद होता है। तो आप अपनी सोच बदलो ना। आज पूरी दुनिया ये बोल रही है कि अगर काम धंधा या बिजनेस कहीं है दुनिया में तो वो इंडियन मार्केट में, और यहां बैठ करके अगर आप बोल रहे हो कि रोजगार नहीं है तो भाई आप नाकारा हो। क्योंकि यहां तो आज की डेट में ये हालत है कि आज आपको मजाक लगेगा, लेकिन आप यूट्यूब सर्च मारो, अमेरिकन इन इंडिया, जर्मन इन इंडिया, ईरानियन इन इंडिया, आपको खुद दिखाई देगा कितने लोग यहां आकर के बसे हुए हैं। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा, बहुत सारे तो सिर्फ सुबह से शाम तक इंडिया के यूट्यूब वीडियो बना बना करके लखपति बने पड़े, और उसमें 80% ऐसे हैं कि जो सिर्फ इंडियन फूड के ऊपर वीडियो बना बना करके पैसे वाले हैं, और उनकी पूरी व्यूअरशिप इंडियन है। तो जी नितिन भैया, प्रॉब्लम यही है कि सबको व्हाइट कॉलर जॉब करनी है। सबको लगता है कि हमने इतनी बड़ा 30 मार खान वाला काम कर दिया है बीए या बीकॉम या बीएससी की डिग्री लेकर के, कि अब हम बिल्कुल नोबेल प्राइज़ के हकदार हैं ट्रंप की तरह। और अब हम जैसे ही बाहर निकलते हैं डिग्री से, वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को गेट पे खड़े हुए मिलना चाहिए, भाई साहब ये आपकी नौकरी है, कल से आप अफसर बन के आ जाइए, कार मिलेगी, बंगला मिलेगा। ये साला सपना है मूर्खों का। और उस चक्कर में मतलब पूरा उत्तर प्रदेश बर्बाद था, उस चक्कर में पूरा बिहार बर्बाद था। इन बेवकूफ़ों ने कभी अपने नेताओं से नहीं पूछा कि हमारे लड़के इधर उधर धक्के खा रहे हैं नौकरी के लिए, ट्रेनों में जाकर के लात जूता खाते हुए जाते हैं परीक्षा देने के लिए, और वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ के लोकल लोग जूता मारते हैं कि तुम साले हमारे यहाँ हमारी नौकरी लेने क्यों आ गए हो। तो कभी आप अपने नेताओं से बोलो ना कि भैया नौकरी वोकरी छोड़ो, हमारे बच्चों के लिए काम धंधा रोजगार लायक कोई व्यवस्था तो बनाओ कि वो अपना व्यापार कर लें, कुछ अपना काम धंधा कर लें। ये देश में किसी को नहीं दिखाई देता कि गुजरात चले जाओ, हर दूसरा आदमी करोड़पति है, कोई नौकरी नहीं करता, और सबसे पैसे वाला राज्य है। और एवरेज गुजराती से आप बात करो, वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी नहीं होता। वो बस ये है कि 10वीं पास करते करते वो किसी न किसी दुकान या धंधे में अपने रिश्तेदार के साथ बैठना शुरू हो जाता है। वो जब तक आपका बच्चा ग्रेजुएट होकर निकलता है, वो तब तक मैं पूरा एक धंधा सीख करके अपनी दुकान खोल करके सक्सेसफुली चलाने लगता है। जब तक आपका बच्चा 30-32 साल की एज तक एग्ज़ाम दे रहा होता है, तब तक एक गुजराती जो है वो बढ़िया, उसको शादी को 7-8 साल हो गए होते हैं, 2-3 बच्चे होते हैं, और 2 फॉरेन ट्रिप अपनी फैमिली को घुमा के ला चुका होता है। वो तो नौकरी के पीछे नहीं भागते, और आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। दुनिया में आप कहीं चले जाइए, इंडियन टूरिस्ट दिखेगा, 80% चांस है साला गुजराती निकलेगा। वो पैसा है उनके पास, घूम रहे हैं। तो सोच बदलो ना। वो ऐसा तो नहीं तुम भूसा खाते हो, वो लोग देसी घी पी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी वही खा रहे हैं जो आप खा रहे हो, बस उनका माइंडसेट डिफरेंट है। उन्होंने बड़ा क्लियर बना रखा है कि भैया 10वीं तक पढ़ लिए, पर्याप्त है, उसके आगे हमको अपना काम धंधा सेट करना है। जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा वो कंटिन्यू कर लेगा पढ़ाई। बाकी 80-90% जो हैं वो काम धंधे लायक होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगता पढ़ाई में। लेकिन हमारे यहाँ बिहार यूपी में गधे को भी डंडा मार मार के आप सोचते हो कि अभी हम इसको चेतक बनाएंगे, होना नहीं। और उस चक्कर में साला पूरा परिवार बर्बाद। तो ये बेवकूफ़ियाँ जब तक लोगों के दिमाग से नहीं निकलेंगी, और अब नहीं निकली, पहले का तो चलो ठीक है, पहले तो माहौल ऐसा था कि सरकारें भी ऐसी चोर टाइप की थी कि काम धंधा बिजनेस किसी चीज़ की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आज तो ये हालत है कि आज अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
आज इतनी अंधाधुंध मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, देश इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। आप हम कहते हैं कोई भी लोहा सरिया सीमेंट किसी भी धंधे में घुस जाओ जिसमें जो आपको दिमाग में आता है, जो समझ में आता है, किसी भी अपने परिचित जानकार की दुकान पे जा कर के कि भैया हमको, समझ लो कि कॉलेज जा रहे हैं, घर से अपना टिफ़िन लेकर के जाओ बिना सैलरी के, उसके यहाँ बैठ कर के 8-10 घंटा 2 साल 3 साल काम करो, तुम्हें खुद धंधा से समझ में आने लगेगा कि करना कैसे। गुजराती ऐसे ही सीखते हैं, मारवाड़ी ऐसे ही सीखते हैं। नितिन भैया देखिए, धनाढ़ लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। वो नागरिकता कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि कोई रहने के लिए जा रहा है, दुबई जा रहा है या लंदन जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, उसका काम धंधा और बिजनेस तो इंडिया में ही है, और काम धंधा बिजनेस वो इंडिया से छोड़ नहीं सकता। ऐसा नहीं हो रहा है कि वो अपना पूरा बिजनेस समेट के कहीं चला जा रहा है, ठीक है ना। बिजनेस उसका यहीं पे है, वो अपनी और अपनी फैमिली को एक लाइफ स्टाइल देना चाहता है कि बहुत पैसा है तो वो दुबई चले गए। दुबई बड़ा एक साफ़ सुथरा पॉश शानदार लाइफ स्टाइल वाला शहर है। जो अफोर्ड कर सकता है, जिसके पास पैसा है, उसको लगता है यार मेरे को ये चाहिए कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, दूर दूर तक सी व्यू और चौड़ी चौड़ी सड़कें, मतलब वो बिल्कुल वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया में कुछ शहरों में कुछ इलाकों में है। अब जैसे मुंबई में आपको कफ परेड और वो सब क्रॉफर्ड मार्केट वगैरह, ये क्रॉफर्ड मार्केट बोल रहे हैं, आपका कफ परेड का इलाका कह लो, और एक दो और हैं, उसका नाम अभी क्लियर याद नहीं आ रहा है। वो अपना इसके आसपास महालक्ष्मी टेम्पल से आगे बढ़ते हैं तो जहाँ पेडर रोड वगैरह जो हैं, जहाँ पे ये लता मंगेशकर का घर था और वो सब, तो वो बड़े पॉश इलाके हैं। अब वहाँ पे एक फ़्लैट ख़रीदने जाओगे, 40-50 करोड़ का फ्लैट है, 100 करोड़ का फ्लैट है। दुबई में उससे ज़्यादा सुंदर साफ़ सुथरा इलाका, चौड़ी चौड़ी सड़कें, पेडर रोड से बहुत ज़्यादा, पेडर रोड पे भाई साहब सारे अरबपति है। गोदरेज का मकान वहाँ पे है, आपका मेरे ख्याल से सिंघानिया लोग हैं इनका वहाँ पे है। उसी से थोड़ा सा बाजू में चले जाओगे आप तो अंबानी का भी है, एंटीलिया। वो पूरे उस एरिया में सारे अरबपति खरबपति रहते हैं। शाम को आप चले जाओ 7 बजे, भाई साहब 2-2 घंटे का जाम लगा रहता है। ये हालत है। तो आदमी इन सब चीज़ों से इरिटेट हुआ रहता है। वो बोलता है यार एक काम करो ना, दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट है मुंबई से। अब जो प्राइवेट जेट अफोर्ड कर सकता है कि भाई मेरे पास अपना प्राइवेट जेट है, और बोले ठीक है मैं दुबई से काम करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, हफ्ते में मेरे को 1 दिन 2 दिन ऑफिस आना है, अपने जेट से आऊँगा, बॉम्बे में ऑफिस में बैठूँगा, वापस चला जाऊँगा, फैमिली आराम से रहेगी, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कुछ नहीं। तो वो लाइफ स्टाइल चाहिए उनको। उसका ये मतलब नहीं है कि भारत को कोई नुकसान हो रहा, भारत को कोई नुकसान नहीं हो रहा। उसने टैक्स यहाँ देना है, उसकी कंपनीज यहाँ है, बिजनेस यहाँ पे। आपके पास पैसा आएगा, कल आप भी यही सोचोगे कि यार ये भीड़ भड़क्का गंदगी, इससे दूर रहो, अच्छी जगह जाके रहते हैं। होता है ना, आप पैसा आ जाता है तो आप बोलते हो ये छोटा गली मोहल्ले में घर है अपना पुश्तैनी, इसको छोड़ो, वो फलानी कॉलोनी है वहाँ पे एक मकान ख़रीद लेते हैं, वहाँ रहेंगे। वो वाली चीज़। जो और ज़्यादा पैसे वाला हो गया वो बोलता है यार बम्बई बहुत छोटा कंजेस्टेड टाइप का है, दुबई में रहूँगा। तो वो है, तो उसको मूर्ख लोग एजेंडा बना रहे हैं। भाई उससे छोड़ दो ना, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, जो जिसको जहाँ रहना है वहाँ रहे। वैसी चीज़ है, आपके पास पैसा आ गया, आप अपने पुराने मोहल्ले से निकल करके किसी पॉश कॉलोनी में मकान लेकर के चले जाएंगे रहने के लिए। अब पुराने मोहल्ले वाले अपना चुगलखोरियाँ करेंगे कि देखो वहाँ चला गया, छोड़ के चला गया, बचपन के दोस्तों को याद नहीं करता, 50 बातें होती हैं। लेकिन आपने अपने हिसाब से देखा यार कि मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, मेरे से मिलने के लिए लोग आते हैं, वो बड़े बड़े लोग आते हैं, ये गली में कार नहीं घुसती है, उनको कहाँ बुलाऊँ मैं। आप शिफ्ट हो गए। ऐसे ही अब क्योंकि दुबई में अमेरिका के भी अरबपति बैठे हैं, जर्मनी के भी अरबपति बैठे हैं, फ्रांस के भी अरबपति बैठे हैं, सबने अपने अपने मकान बंगले बना रखे हैं।
अब आपको उनके साथ सोशलाइज करना है, उठना बैठना है, धंधा व्यापार इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है, आप भी वहाँ चले गए रहने। तो उसको पर्सनल लेवल पे देखो आपको, और कुछ नहीं है उसका। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से वहाँ क्यों चला गया। भाई चला गया तो चला गया, वो कल अपना काम धंधा और बाकी सारी चीज़ें बढ़ाएगा तो इंडिया में ही ना है, तो वो इंडिया का बिजनेसमैन। तो वो वाली चीज़ है। जी सर्वेश्वर भैया, पैसा होगा तो आदमी खर्च करेगा ना। और पैसा होगा कब? जब तुम कमाओगे। तुम सरकारी नौकरी में घूस कमा करके अगर सोचोगे कि हम खर्चा करें, कल छापा पड़ेगा, अंदर हो जाओगे। तो ऐसी कमाई किस काम की, खर्च ना कर पाओ। वहाँ गुजरात में आप देख लो, सबसे ज़्यादा मर्सिडीज़ और BMW बिकती है, वो धड़ल्ले से खरीदते हैं, क्योंकि वो एक नंबर में कमा रहे हैं, बिजनेस की इनकम है। वो एक एक 2-2 करोड़ की कार हर साल बदलते हैं। ऐसे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे आपको सूरत में, बड़ोदरा में, अहमदाबाद में, जो हर साल इस लेवल की मर्सिडीज़ BMW टाइप की गाड़ी हर साल बदल देते हैं। 1 करोड़ की खरीदी, 60 लाख में बेच दी, फिर 1 करोड़ की ले आए। तो पैसा है उनके पास, वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वो कितना पैसा कमाते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको लगता है मैं सरकारी नौकरी में रहूँगा, 2 लाख की तनख्वाह मिलेगी तो 24 लाख तो ये हो गया, मकान फ्री का मिल जाएगा, ये वाला भत्ता और वो वाला भत्ता, और ऊपर की कमाई कर लूँगा। आपकी सोच 1 करोड़ के ऊपर जाती नहीं कि साल का मैं 1 करोड़ के ऊपर कमा पाऊँगा। और गुजरात में ऐसे सैकड़ों व्यापारी हैं जो दिन के 1-2 लाख रुपए शुद्ध प्रॉफिट कमाते हैं, जो बिल्कुल 8वीं 10वीं पास हैं, 3-4 करोड़ साल का कमाते हैं। तो वो साल में एक बार अगर छुट्टी पे निकले हैं और 5-10 लाख रुपए खर्चा कर दिया छुट्टी पे, तो सर्वेश्वर भैया आपको तो दिखेगा ना कि हाँ यार, गुजराती सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं। जहाँ आप 500 रुपये खर्च करोगे, वो 5000 खर्च करेगा। आपसे 10 गुना बजट है उसका छुट्टी का। तो जहाँ पैसा कमाने का ऑप्शन आपके पास इस समय, मतलब मेरे को ताज्जुब वही लगता है कि पूरी दुनिया लार टपका करके इंडियन मार्केट को देख रही है कि यार इससे अच्छी मार्केट नहीं है दुनिया में। और उसमें हमारे यहाँ BA किए हुए लोगों को लगता है मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए। भैया आप BA BCom वाले, आर्ट्स वाले हो, मैं कहता हूँ किसी एक एवरेज शहर से, जो नॉर्मल शहर हैं, वहाँ से आपने MBA भी किया साथ में, आप अपने सर्टिफिकेट और डिग्री लेकर के किसी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने चले जाओ। आपका वो CV देखेंगे और उसमें देखेंगे कहाँ से MBA किया है ना, वो इंटरव्यू के लिए अंदर नहीं, वो आपको वैसे ही भेज देंगे कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके डिग्री की औकात है। तो ये सबको पता है कि हमने ज़बरदस्ती एक ग्रेजुएशन कर लिया है, हमारी काबिलियत नहीं थी कोई और ढंग की चीज़ करने की, और उसके बाद अब हम सरकारी नौकरी में ही अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट में हमें कोई काम देगा भी नहीं, और मेहनत करने की हमारी कोई नियत ही नहीं। हम तो बस ये चाहते हैं कि किसी तरीके से 2 साल 3 साल घिसते रहें, कलम घिसते रहें, एक आधा तुक्का लग जाए, कहीं अफसर नहीं तो कहीं सरकारी नौकरी में क्लर्क ही बन जाएं। वो तो धक्का खा खा करके रिटायर होते टाइम तक अफसर बने ही जाएंगे। ये जो माइंडसेट है ना, ये एक रुकी हुई समाज या एक ठहरा हुआ पानी होता है ना जो सड़ने लगता है, ये वो वाला माइंडसेट। और अब जो है, ये जो पूरी इकोनॉमी और देश है, ये बिल्कुल बहता हुआ पानी हो गया है। आप इसमें अगर आगे बढ़ने की सोचेंगे तो आप कहाँ पहुँच सकते हैं, आप खुद कल्पना नहीं कर सकते। मतलब सिर्फ इंडिया नहीं, आज स्थिति ये है। मैं आपको बताऊं कि अभी मैं किसी का वीडियो देख रहा था कुछ समय पहले, 2-3 महीने पहले का याद आया मुझे। वो कोई इसका किसी TV चैनल का पत्रकार था, तो वो रशिया को कवर कर रहा था, रशिया गया हुआ था, वहाँ से रिपोर्ट करके फिर आया था, तो वो अपना इंटरव्यू दे रहा था। तो
उसने बोला कि क्या चल रहा है, कैसा है, और इंडियंस वहाँ कैसे हैं, कितने हैं। तो बोले कई इंडियंस हैं और काफ़ी सारे अच्छी पोजीशन पे हैं, काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसेस में हैं। तो उसमें उसने एक का बताया कि पता नहीं, अभी याद नहीं आ रहा नाम मुझे, तो मॉस्को में बोले कि वो उनकी टेलरिंग की शॉप है, कपड़े सिलते हैं, और मॉस्को के वो बोले सबसे महंगे टेलर हैं। मतलब उसने बताया कि बोले वहाँ के मॉस्को के जितने टॉप के पॉलिटिशियंस हैं और जितने टॉप के बिजनेसमैन हैं, उनके सूट्स, अब रशिया में तो क्या ठंड रहती है तो वो साल भर सूट पहनते हैं। आपने पुतिन साहब को भी देखा होगा, वो सूट पहनते हैं। तो रशिया में सूट चलता ही चलता है और वहाँ पे सारे ही लोग पहनते हैं। तो वो कई सूट्स रहते हैं, आदमी सिलवाता ही रहता है सूट्स। तो बोले टॉप के पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन जो हैं वो सारे उनके क्लाइंट्स हैं, और वो इंडियन है जो टेलरिंग शॉप है। तो और बोले कि उनसे ऐसे ही बातचीत चली तो पता चला कि वो जहाँ का मैं रहने वाला हूँ उसी के आसपास के गांव के किसी के, उनका भी पुश्तैनी वो है। तो बोले बात हो गई उनसे। तो फिर मैंने मजाक मजाक में बोला कि आपकी तो फेमस है शॉप, तो अभी कुछ दिन हूँ मैं, तो क्या 2-3 दिन 4 दिन में मेरे लिए एक सूट बन सकता है? ये जर्नलिस्ट ने पूछा, पत्रकार ने। तो उन्होंने बोला हाँ बना देंगे। तो बोले कि कैसा क्या रहेगा? तो बोले देखिए कपड़ा हमारे पास रहता है और आप सेलेक्ट कर लीजिए कपड़े क्या रहे, कैसा कपड़ा आपको क्या चाहिए है, और बना देंगे। एवरेज उन्होंने एक अमाउंट बताया कि अब आप घर के हैं तो इतने में हो जाएगा। और उसके बाद बोले मैं होटल आ गया। होटल आकर के जब मैंने उस अमाउंट को कन्वर्ट किया है तो पता चला कि $10,000 का उन्होंने बताया है कि क्योंकि घर वाले हो तो हम $10,000 में तुम्हारा सूट बना देंगे। वो इंडियन करेंसी में 8 लाख रुपए होता है, और वहाँ के लिए वो बोल रहा है ये सबसे सस्ता रेट है। और एक इंडियन बैठ करके वो दुकान चला रहा टेलरिंग की। अब उनके यहाँ बोले महीनों की बुकिंग रहती है, एक एक आदमी के 8-8, 10-10 सूट पड़े रहते हैं सिलवाने के लिए। टॉप के बिजनेसमैन से लेके टॉप के पॉलिटिशियन, बोले उनके मोबाइल पे सबके नंबर्स हैं। तो ये रशिया में करके रखा हुआ है इंडियंस ने। यहाँ आपको लगता है कंपटीशन है, आप चले जाओ ना भाई, सब खुला है, दुनिया खुली, वो तो खुले हाथों से बुला रहे हैं, आओ। अभी जैसे रशिया से सारी कंपनीज जो हैं यूरोप की वो भाग गई छोड़ के, सैंक्शन लग गए रशिया पे। अब वहीं का कोई आया, वो बता रहा था, बोले भैया गाड़ियों की रिपेयरिंग और वर्कशॉप जो है इतना तगड़ा बिजनेस है, क्योंकि इस समय गाड़ियां उनके पास महंगी महंगी हैं रशियंस के पास। मॉस्को जैसे शहरों में BMW, मर्सिडीज, इस टाइप की लाइन से गाड़ियां हैं उनके पास, रिपेयर के लिए मैकेनिक या वर्कशॉप नहीं है। और मुंह मांगे रेट, आप जो बोलोगे वो मिलेगा आपको। आप कंपनी के रेट्स चार्ज करोगे, जो कंपनी मर्सिडीज चार्ज करती है सर्विसिंग का, वो खुशी खुशी देने को तैयार हैं, क्योंकि मर्सिडीज धंधा बंद करके चली गई। अपॉर्चुनिटीज़ है ना भैया, आप जाओ 4 मैकेनिक यहाँ से पकड़ के ले जाओ, वहाँ पे एक वर्कशॉप खोल लो। कोई प्रॉपर्टी बहुत महंगी नहीं है रशिया में, 50 धंधे हैं, कोई करने को जाए तो। अब वो हर चीज़ में होता है कि अच्छा आपने बता दिया तो बोला भैया हमें वहाँ किसी से मिलवा दो। अरे भाई दिन भर बैठ के मोबाइल पे ऐसी तैसी करवाते हो, खुद कुछ सर्च कर लो। तो प्रॉब्लम वो है, हमको अपनी माइंडसेट बदलनी है। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में बैठ के अगर कोई बोल रहा है कि रोजगार नहीं है, तो हम नहीं भैया, ये अमेरिका यूरोप वाले आके तुम्हें थप्पड़ मारेंगे कि तुम दिखाई भी मत दे जाना, तुम बीमारी हो, हमारे देश में घुसना भी मत। क्योंकि तुमको अगर यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा तो तुम्हें दुनिया में क्या, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलके नहीं दे पाएंगे कोई रोजगार। तो चलो भैया, आज राहुल गांधी वाली जो कहानी है उसके पीछे का कारण क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि एक इंटरनेशनल गेम है, डिस्क्रेडिट करना है, मोदी की पॉपुलैरिटी ख़त्म करनी है और इंडिया की डेमोक्रेसी को वो करना है,
बदनाम करना है कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं। आपको पाकिस्तान और रशिया और चाइना, नॉर्थ कोरिया, उस टाइप के एक ब्रैकेट में ला करके खड़ा करने का इनका एक षड्यंत्र है। उसके तहत इन्होंने ये पूरा गेम चालू कर रखा है 2024 चुनाव के पहले से, और ये 2029 तक चलेगा और बढ़ता जाएगा, ये भी आपको बता दूँ। क्योंकि अब इनके पास बस यही एक दांव बचा है कि किसी तरीके से या तो इस एजेंडे को चिल्लाते चिल्लाते मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो और वो चुनाव हार जाए, और या दोबारा अगर 29 में वो जीत के आ जाता है तो दुनिया का एक माहौल ऐसा बना दो कि इंडिया से बात करने का कोई मतलब नहीं, मोदी तो डिक्टेटर है, तानाशाह है, फर्जी चुनाव करके जीतता है। और उसी चीज़ को बिल्डअप करने के लिए ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, बार बार ये नौटंकियाँ होंगी। कभी बोलेंगे वोटर लिस्ट गड़बड़ है, कभी बोलेंगे कि जो चुनाव आयोग है वो काउंटिंग में गड़बड़ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो 50 टाइप की चीज़ें होंगी। इलाज कुछ नहीं है भैया, इलाज उसका वही है जो अभी चुनाव आयोग कर रहा है कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने पकड़ ली इनकी गर्दन कि चलो शपथ पत्र दो, साबित करो, हम जांच करते हैं, तुम भी आओ। तो चुनाव आयोग इनको पकड़ के घूम रहा है पीछे पीछे, चलो बताओ कैसे किया था, कैसे तुमको पता चला, ये सब क्या सबूत हैं, लाओ दो, अपन जांच करते हैं, तुम भी आओ, जांच करेंगे मिलके। तो इसका इफेक्ट यही। और अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो चलो तुमको जेल डलवाते हैं। तो जब तक ये काउंटर आप एक्टिव नहीं करेंगे, आप अगर इग्नोर करते जाएंगे कि अरे बकरा है बकने दो, तो होगा क्या, 100 बार ये बोलेगा तो आपके लोगों को भी दिमाग में डाउट होने लगेगा कि यार सच में कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी भी सरकार में बैठी है तो ऐसा कर रही है। फिर वो आने लगता है दिमाग में, और ये वही बनाना चाहते हैं। तो ठीक है, जो कर रही है चुनाव आयोग कर रही है। जैसे कल वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की तरफ से ट्वीट आने शुरू हो गए थे कि ये बकवास कर रहा है। तो जो सरकार का या इलेक्शन कमीशन का जो अब इन लोगों को रिस्पॉन्स है वो इमीडिएट होने लगा है, और वही इफेक्टिव होता है। आप अगर इग्नोर करते जाओगे तो ये बिल्डअप होता जाएगा, और आपने तुरंत काउंटर कर दिया तो क्या होगा कि ये जो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है 5-6 दिन लगातार करता है इंडिया में घूम घूम के, अब नहीं करेगा, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन इसके पीछे पड़ गया। अब ये कहीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, हो सकता है इलेक्शन कमीशन अपने 4 ऑफिसर पुलिस प्रोटेक्शन में भेज दे, और वो स्टेज पे खड़े होकर के बोलें कि चलो भैया बताओ कैसे क्या गलत है, तुम ये पेपर है, साइन करो, एफिडेविट है कि तुम जो बोल रहे हो सच है, अभी से हम जांच शुरू कर रहे हैं। देन एंड देयर रगड़ दो इनको। तो जैसे ही ये एजेंडा लेकर के आए, इनको वहीं पे काउंटर करो, वही इलाज है, और कोई इलाज नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है तो उसका इलाज क्या है, पलट के आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके ऊपर कोई हमला हुआ है, पलट के आपको करना पड़ेगा, और कोई तरीका होता ही नहीं। ये लड़ाई है, एक वॉर है, इसका तरीका वही। तो चलिए आज के लिए आज्ञा दीजिए। विशाल भैया, सर्वेश्वर जी, प्रशांत जी, सबको राम राम, धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।